हेलो फ्रेंड्स, so अगेन वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक हम लोग बहुत काफ़ी सुनते आ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग स्टेप्स लेना है, आईटी इंडस्ट्री में हमें आना है, आईटी इंडस्ट्री में आने के लिए कौन सी लैंग्वेज को चूज़ किया जाए, कौन सी लैंग्वेज हमारी बिगिनिंग लैंग्वेज होगी, कि एज अ बिगिनर हम किस लैंग्वेज को स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ पर आज हम सारे आंसर्स की बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम आज सारे क्वेश्चंस के आपकी डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिगिनिंग लैंग्वेज ऑफ द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाट? सी लैंग्वेज। ठीक है, आज का हमारा फोकस होगा इस लैंग्वेज पे। आज हम बात करने वाले हैं सी क्या है, सी हमें क्यों पढ़ना है, एंड व्हाई द सी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर द वर्ल्ड। कि यदि आज इस लैंग्वेज को इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, यदि आज इस लैंग्वेज को इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, तो ऐसा क्या है इस लैंग्वेज में? व्हाई दिस लैंग्वेज आर सो मच लाइकिंग लैंग्वेज इन द इंडस्ट्री, राइट? तो यहाँ पर हम सबसे देखिए, कोई भी नई लैंग्वेज जब हम शुरू करते हैं, है ना, जब भी हम कोई नई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं या कुछ भी नया पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है वाई सी। ठीक है, तो यहीं से हम इस लैंग्वेज को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले शुरुआत नहीं हो रही है ना, नई लैंग्वेज को स्टार्ट करें, करियर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो सबसे पहले आप बेल आइकॉन को क्लिक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको पसंद आता है तो शेयर करें और लाइक करें। ऑब्वियसली बात है, पसंद आएगा, 100% पसंद आएगा, तो शेयर करें, लाइक करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद शुभ मुहूर्त के साथ इस लैंग्वेज को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बॉस इस लैंग्वेज को क्यों पढ़ना है। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे और आपने सी अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्योंकि जब आप रिज्यूम प्रिपेयर करते हैं ना, तो एक कॉलम आता है लैंग्वेज नोन, और उस लैंग्वेज नोन वाले कॉलम में आप सबसे पहली लैंग्वेज लिखोगे सी। और अगर आप सबसे पहली लैंग्वेज सी लिखोगे तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आएगा वाई सी। आप सी क्यों पढ़ के आए, सी आपने क्यों पढ़ी है? तो इसके अलग अलग आंसर बच्चों के दिमाग में रहते हैं कि सी सर बिगिनिंग लैंग्वेज है, बिना सी के हम आगे की टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते, सी पढ़ेंगे तो ही आगे की टेक्नोलॉजी समझ में आएगी। लेकिन ये सब कॉन्सेप्चुअली अगर आप सोचें तो ठीक है कि बिगिनिंग लैंग्वेज सी होनी चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सी आपको जावा पढ़ाने के लिए तो मार्केट में नहीं आई है, सी आपको .NET पाइथन पढ़ाने के लिए तो मार्केट में नहीं आई है। जैसे आज अगर कोई बंदा जावा सीख रहा है या एंड्रॉइड सीख रहा है, तो उसका एक स्पेसिफिक विजन है, उसको पता है कि मैं जावा क्यों सीख रहा हूं। बात समझ में आ रही है? उसको पता है कि मैं जावा इसलिए सीख रहा हूं क्योंकि मुझे आगे वेब डेवलपर बनना है। अगर कोई पर्सन पाइथन सीख रहा है तो उसको पता है कि मुझे आगे डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, गेमिंग डेवलपमेंट में जाना है। तो फिर यहां हम सी के लिए ये रीजन क्यों देते हैं? ना, कई बच्चों से आप पूछना, वो आपको एक कॉमन आंसर देंगे, सर सी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिक लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, सी पढ़ेंगे तो ही आगे टेक्नोलॉजी समझ में आएगी। बॉस, ये सब सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सी को पढ़ने के एक्चुअल रीजन के बारे में, कि सी क्यों पढ़ी जाती है, सी के पढ़ने को रीजन क्या, क्यों आज ये इंडस्ट्री की सबसे मोस्ट लाइकिंग लैंग्वेज है। ओके, तो चलिए, यदि हम बात करने वाले हैं कि लैंग्वेज है, ठीक है, सी इज अ लैंग्वेज, और अगर ये लैंग्वेज है, तो ये कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है ना। अब यहां पर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज मेरे सामने वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल कंप्यूटर देखा है ना, जिन्होंने कंप्यूटर देखा है, जो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, और वो एक लैंग्वेज को सीखना शुरू कर रहे हैं, बिगिनिंग लैंग्वेज सीखना शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखो, जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, हम तो यहां से शुरू करते हैं कि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं या कंप्यूटर वर्ल्ड में एंटर होने की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में इमीडिएट दो चीजें आती हैं। देयर आर टू थिंग्स कम्स इन द माइंड, राइट? एक है सॉफ्टवेयर और दूसरा है हार्डवेयर। एक आता है सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है हार्डवेयर। ठीक है, अब यदि यहां पर हम हार्डवेयर की बात करें, तो हमें पता है हार्डवेयर आर द फिजिकल डिवाइसेज विच आर कनेक्ट विद द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एन हार्डवेयर। और इतनी सफिशिएंट डेफिनेशन है हमारे लिए हार्डवेयर की, इसलिए क्योंकि यहां पर जो ये वीडियोस देख रहा है, मोस्ट कोई भी हार्डवेयर इंजीनियर तो नहीं बनना चाहता है। एवरीवन वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हर आदमी अगर कोई सीख रहा है तो इसका मतलब है कि उसका मोटो क्लियर है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा है। लेकिन जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये दो चीजें दिमाग में आती हैं कि या तो आप हार्डवेयर इंजीनियर बनोगे या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। अब यदि आप, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको आज यही पढ़ा रहा हूं, वाई सी। अपना पहला लेक्चर, पहला वीडियो जो है वो इसी पर बेस्ड रहेगा, सी क्यों पढ़ना है, सर भी उसी से रिलेटेड टर्म है, राइट? तो यदि मान लो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन आता है
कि जिस चीज में इंजीनियरिंग करना है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर होता क्या है? हम सॉफ्टवेयर पढ़ तो लेते हैं, हमें पता भी होता है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर? तो हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे ना, तो आप देखोगे इट इज ऑलवेज बी ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। मल्टीपल प्रोग्राम का कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर। कभी भी एक सॉफ्टवेयर एक सिंगल प्रोग्राम नहीं होता है, वेरी रेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, प्रूफ कैसे करोगे? तो आप चलिए, आप एग्री करते हैं? मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूं जीमेल क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। पेन ब्रश, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। अरे मैं उन सॉफ्टवेयर के नाम ले रहा हूं जो आपने देखे हैं। आपने एमएस ऑफिस देखा है, आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम किया है, तो कभी आपने वर्ड को देखा हो, ठीक है। इफ यू सी द वर्ड, तो आपने देखा होगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में एक कॉमन चीज दिखती है, ऊपर एक मेनू आता है, समथिंग लाइक दिस फाइल, ठीक है। फाइल के पास में होता है एडिट, ठीक है। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। और फिर फाइल में आप देखते हैं ऑप्शन आता है न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, ठीक है। एडिट में ऑप्शन आता है कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब ऑप्शन हमें मिलते हैं, राइट। तो यदि आप इसको देखें तो जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया एमएस वर्ड का, उसने सबसे पहले क्या किया? न्यू का एक प्रोग्राम बनाया, ओपन का एक प्रोग्राम बनाया, सेव का प्रोग्राम बनाया, कट का प्रोग्राम बनाया, कॉपी का, पेस्ट का, और जब ये सारे प्रोग्राम एक साथ कलेक्ट हो गए तो ये बन गया सॉफ्टवेयर। तो आप कहीं भी देखेंगे, आप गूगल को देख, आप जीमेल पे जाते हैं, जीमेल पे सबसे पहला प्रोग्राम खुलता है लॉगिन पेज, जहां पर आप यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, ओके करते हैं, फिर अगला पेज खुलता है इनबॉक्स, कंपोज मेल, ड्राफ्ट मेल, सेंट मेल, ये सब अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, और इन सारे प्रोग्राम का कलेक्शन क्या है? सॉफ्टवेयर। तो अब कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम्स का कलेक्शन है। कोई भी सॉफ्टवेयर कभी इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं होता है, इट इज ऑलवेज बी ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, राइट। तो ये तो क्लियर है हमारे दिमाग में कि यदि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मतलब मुझे सबसे पहले प्रोग्राम्स सीखने पड़ेंगे, है ना। एग्री करते हैं आप कि इफ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन फर्स्ट यू हैव टू नो प्रोग्राम्स। आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो यदि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, तो फिर क्वेश्चन आता है सर प्रोग्राम क्या होते हैं? व्हाट इज अ प्रोग्राम? प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, राइट। क्योंकि जब हम सी पढ़ेंगे तो हम बोल रहे हैं सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्वेश्चन आता है प्रोग्राम होते क्या है, ठीक। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम। जो कमांड्स होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनका कलेक्शन होता है प्रोग्राम। मतलब यदि आप प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या सीखनी पड़ेगी? इंस्ट्रक्शन। जैसा फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं राइट ए प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट यूजिंग अरे, तो ये क्वेश्चन ही बाउंसर निकल गया आपके। या मैंने आपसे बोला राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ नंबर इन सी लैंग्वेज, तो ये क्वेश्चन ही अभी समझ में नहीं आ रहा है आपको। रीजन इज दैट अभी आपको यही नहीं पता है कि सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, क्या कमांड लिखेंगे कि हमारी प्रोग्रामिंग होगी, राइट। तो क्या होता है, अभी जब मैं आपको सी पढ़ाऊंगा तो हम सबसे पहले ये समझेंगे सी में कौन कौन सी कमांड होती है। जैसे मैं एक एक करके आपको कमांड बताऊंगा, CLR से ये होता है, printf से ये होता है, scanf से ये होता है, getch ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा सपोज इंट ए लिखने पर ये होगा। तो अब आप क्या करोगे, आप जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा तो आप एक एक इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करोगे। आप पहली इंस्ट्रक्शन लिखोगे, आप दूसरी इंस्ट्रक्शन लिखोगे, आप तीसरी इंस्ट्रक्शन लिखोगे, और जब ये इंस्ट्रक्शंस कलेक्ट हो गई तो ये क्या बन गया? प्रोग्राम। या बोलोगे सर प्रोग्राम बन गया, ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी है, लेकिन प्रोग्राम बन गया, राइट। तो ऐसे आप एक प्रोग्राम बनाओगे, फिर दो प्रोग्राम बनाओगे, फिर तीसरा प्रोग्राम, चौथा प्रोग्राम, ऐसे आप अलग अलग बनाओगे प्रोग्राम, रिलेवेंट प्रोग्राम, ठीक है। और जब इन रिलेवेंट प्रोग्राम को हम आपस में कलेक्ट कर देंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा? सॉफ्टवेयर। तो सिंपल, यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो प्रोग्राम बनाना जरूरी है, और अगर प्रोग्रामिंग करना है तो जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना है उसकी इंस्ट्रक्शंस आना जरूरी है, उसकी कमांड्स आना जरूरी है। क्योंकि बिना कमांड के प्रोग्राम नहीं बन सकते, बिना इंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम नहीं बन सकते, और बिना प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे तो आप हमेशा देखोगे ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। गॉट माय पॉइंट? तो ये है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। और ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस हमारा अभी भी यही चल रहा है, वाई सी, ठीक है। और अभी तक अगर आपने बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया है तो बॉस क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, ठीक, लाइक करिए,
ठीक है, लाइक तो करोगे आप, एंड में करोगे, क्योंकि आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक, चलिए, तो ये हमने बात करी अभी टाइप्स, मतलब सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली है क्या, मतलब सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप समझना यहां पे कि जब हम आईटी वर्ल्ड में एंटर होते हैं ना, जब हम इंडस्ट्री में आने के बारे में सोचते हैं, या जब हम प्रोग्रामिंग के बारे में सोचते हैं, या जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बारे में सोचते हैं, तो हमारी स्थिति बिल्कुल वैसे ही होगी। अभी आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, आई डोंट नो, आप बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, व्हाटएवर, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आई डोंट नो, राइट। लेकिन आप इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तभी तो आपको सी पढ़ना है, राइट। तो जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बारे में सोचते हैं, तो हमारे सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसी 10th के बाद होती है ना। 10th के बाद बहुत कंफ्यूजन होता है, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें, बायो लें, ठीक है, होम साइंस लें, लेकिन फिर आपने जो लिया, मैथ्स लें, ठीक है, आपने सपोज मैथ्स लिया, अब मैथ्स लेके आपने इंजीनियरिंग करना शुरू कर दी। अब 3rd ईयर में आने के बाद आपने 11th 12th मैथ्स से किया, आपने इंजीनियरिंग शुरू कर दी, इंजीनियरिंग आप 3rd ईयर में आ गए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अब आपका दिमाग चलो, नहीं सर मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो फिर अब बॉस रिवर्स गियर कैसे लोगे, क्योंकि आपको 10th में फिर बायो लेना है, फिर 11th 12th। तो यही बात यहां पर भी एप्लीकेबल है कि बॉस यदि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की अलग अलग कैटेगरी है। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन अभी मैं सी पे ही हूं, वाई सी, इधर उधर नहीं गए हम, लेकिन इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस को समझो बेटा। इंटरव्यूअर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा, वो एज ए बिगिनर आपसे बिगिनिंग लेवल के ही क्वेश्चन पूछेगा। और हम क्या करते हैं, हाई फाई चीज़ों को पढ़ने में छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। और ये कॉपी पेन लेके आप इसको बैठिए शुरुआत में, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको लगे तो उसको नोट डाउन भी करिए, ठीक है। तो यदि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो यहां पर आप समझना, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर की अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक। सॉफ्टवेयर एक ही टाइप के नहीं होते हैं। क्या आपने सोचा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए और आपने कोडिंग शुरू कर दी, प्रोग्रामिंग शुरू कर दी? आपको थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि आपको फ्यूचर में, ठीक है अभी हम बिगिनिंग लेवल पे हैं, इट्स टू अर्लियर, लेकिन अभी समझोगे तब तो आगे डिसीजन लोगे। बात समझ में आ रही ना? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अभी से समझ में आना चाहिए कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के हैं, सॉफ्टवेयर की क्या क्वालिटीज हैं, राइट। तो यदि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यू नो द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको समझना पड़ेगा सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी होती है, सबसे पहले होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरे होते हैं वेब एप्लीकेशन, और फोर्थ होते हैं डिवाइस एप्लीकेशन, ठीक है। और फिफ्थ को आप ले सकते हैं, दिस इज एन एआई एप्लीकेशन या आईओटी एप्लीकेशन। ये है सॉफ्टवेयर के टाइप। मतलब आज अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, तो उसको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या मुझे वेब डेवलपर बनना है, या मुझे डिवाइस एप्लीकेशन डिजाइन करना है। और ये अभी सोचोगे तो डिसाइड कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? शुरुआत में आप समझो चीजों को, और इन सब में सी कहां फिट होती है। सी कोई बिगिनिंग लैंग्वेज नहीं है, समझना। सी को डेवलप करने के लिए कोई रीजन था, कोई, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपके दिमाग में जो थॉट है ना, वो गलत नहीं है। क्या अगर आप जावा लाइन में, आपको जावा डेवलपर बनना है, या आपको सपोज .NET डेवलपर बनना है, राइट, तो सी अगर आपको आती है तो ये एडवांटेज है। लेकिन बच्चे, फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं, समझना, सी आपको जावा सिखाने के लिए मार्केट में नहीं आई है। सी के आने का एक रीजन है, और उसी रीजन पे हम यहां पर बात कर रहे हैं आज, कि कोई भी आज का लेक्चर केवल सी नहीं, आपको पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री सामने रख दूंगा मैं कि बॉस क्यों अलग अलग टेक्नोलॉजीज पढ़ी जाती हैं, क्यों अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ी जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर आप समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? द सॉफ्टवेयर विच रिक्वायर्ड टू रन योर मशीन। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। बात समझ में आ रही है? जैसे इमेजिन अ लैपटॉप विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इमेजिन अ कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर है जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो क्या कर लोगे फिर आप? इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, क्योंकि हमें कंप्यूटर को प्रॉपरली रन करना है,
ठीक, तो अब क्वेश्चन आता है सर ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है सिस्टम को रन करने के लिए? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, लाइक यदि हम बात करें सपोज कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये मैं कुछ के नाम लिख रहा हूं क्योंकि अपने पास टाइम कम है और स्पेस कम है, ठीक है। कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम में इंस्टॉल्ड है सिस्टम को रन करने के लिए, कंप्यूटर को रन करने के लिए। सिस्टम मतलब कंप्यूटर, ठीक है। तो यदि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने क्या बोला? कंपाइलर। अब क्वेश्चन आता है सर ये कंपाइलर क्या होता है? व्हाट इज अ कंपाइलर? कंपाइलर एक्चुअली क्या होता है? देखो आप, एक ट्रांसलेटर है। जैसा फॉर एग्जांपल यदि सपोज मैं अभी यहां पर लिखता हूं हेलो फ्रेंड, सॉरी मैं नहीं बोल दिया, खैर अब ये मैंने लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं मैंने क्या लिखा है? ऑब्वियस सी बात है, मैंने लिखा है हेलो फ्रेंड, आप इजीली पढ़ पा रहे हैं ना। लेकिन यदि मैं यहां पर लिखता हूं कुछ इस तरीके से, पढ़िए, इसको पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ये, अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने ये बाइनरी लैंग्वेज लिखी है। अरे तो बॉस ये भी तो मैंने इंग्लिश लिखी है ना, ये भी तो मैंने इंग्लिश लिखी, लेकिन आप पढ़ पा रहे हैं ना, मैंने हेलो फ्रेंड लिखा है। ये क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि ये लैंग्वेज हम समझते हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज है, लेकिन ये लैंग्वेज हम नहीं समझते, ये सिस्टम लैंग्वेज समझते हैं, राइट? इसको कौन समझता है? सिस्टम। दिस इज द मशीन बाइनरी लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंड बाय द सिस्टम। ये कंप्यूटर को समझने वाली लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए? हाउ टू कन्वर्ट आवर लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज? क्योंकि आज हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो हमारी लैंग्वेज में दे रहे हैं। मैंने इंग्लिश का एग्जांपल लिखा, ये हिंदी भी हो सकता है, ये मराठी भी हो सकता है, ये तमिल, तेलुगु, कोई भी हो सकता है। और आप समझना, सिस्टम इन लैंग्वेजेस को नहीं जानता, ये यूजर इंटरफेस लैंग्वेज है, ये यूजर जानता है। हिंदी इंग्लिश हम जानते हैं, सिस्टम थोड़ी ना जानता है। आपने देखे होंगे एटीएम में हिंदी का भी ऑप्शन आता है। एटीएम क्या है? कंप्यूटर ही तो है ना, उसमें हिंदी का भी ऑप्शन आता है। कई एटीएम में आपको मराठी का ऑप्शन भी मिलेगा, साउथ में आप देखिए तो आपको साउथ लैंग्वेजेस का ऑप्शन भी मिलेगा, राइट? हिंदी मिल रहा है, इंग्लिश मिल रहा है। तो ये हमारी लैंग्वेज है, लेकिन हमारी लैंग्वेज से दी हुई इंस्ट्रक्शन सिस्टम की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होगी? तो यहां पर अवेलेबल है ट्रांसलेटर, और ये अलग अलग टाइप के ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उनमें से एक है कंपाइलर। ये इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर है, और भी ट्रांसलेटर्स हैं, राइट? लेकिन मोस्टली यूजेबल ट्रांसलेटर कौन सा है? कंपाइलर या इंटरप्रेटर। आगे हम इन दोनों में डिफरेंस भी बात करने वाले हैं, राइट? तो कंपाइलर क्या है? इट इज अ ट्रांसलेटर। अब यदि मान लो इसको मैं सिस्टम से हटा दूं, अगर इसको सिस्टम से हटा दूंगा तो बस ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। जैसे अभी हम सी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सी का कंपाइलर होता है, जावा का कंपाइलर होता है, ठीक है। डॉटनेट में कंपाइलर यूज करता है, पाइथन कंपाइलर इंटरप्रेटर, जावा कंपाइलर इंटरप्रेटर, दोनों को यूज करता है, ओके। तो ये वो ट्रांसलेटर है जिससे आप अपनी लैंग्वेज यूजर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। गॉट इट? तो इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। लोडर क्या होता है? व्हाट इज दिस लोडर? लोडर मतलब जो आपके डेटा को प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लोड करता है। अब फिर एक कंफ्यूजन है, सर ये क्या वर्ड यूज कर रहे हो आप? तो आपको पता है हमारा जो कंप्यूटर है उसमें मेमोरी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जब तक आप डेटा को सेव नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक आप किसी भी डेटा को सेव नहीं करते हैं, आपका डेटा कहां होता है? प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन जैसे ही हम डेटा को सेव करते हैं वो प्राइमरी से कहां लोड हो जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क होगी, पेन ड्राइव हो सकती है, डीवीडी ड्राइव हो सकती है। तो आपके डेटा को प्राइमरी से सेकेंडरी मेमोरी में लोड किया किसने? कौन है जो ये लोड कर रहा है? दैट इज व्हाट? लोडर। ये काम करता है लोडर। तो लोडर इज व्हाट? इट इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर हु लोड योर डेटा फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। लिंकर, लिंकर क्या होता है? लिंकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फाइल को लिंक करने का काम करता है ना। कई बार आपको लाइब्रेरी लिंक की जरूरत पड़ती है, क्या बस पढ़ेंगे, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे कि जब एक लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं तो आपको उस लैंग्वेज के लिए कुछ लाइब्रेरी चाहिए और आपको कुछ उनको लिंक करना पड़ेगा। तो पीछे ये लिंकिंग करने का काम कौन करता है? लिंकर। ड्राइवर, समझ में आ रही है बात? ठीक है। ड्राइवर क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है ड्राइवर। ड्राइवर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पे हार्डवेयर डिवाइस को रन करते हैं। द सॉफ्टवेयर हु रन्स हार्डवेयर डिवाइस इन योर कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड अ ड्राइवर। ये ड्राइवर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर पे हार्डवेयर को रन कर रहे हैं,
ठीक है, जैसे किसी भी हार्डवेयर को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है आपने कंप्यूटर पे माउस लगा दिया, कीबोर्ड लगा दिया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक चल रहे हैं। बॉस, इनको चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, मतलब ये ऐसे नहीं चल रहे हैं। अगर आप कोई भी नया प्रिंटर अगर खरीदते हैं और अगर आप सोचोगे कि आप उसको प्रिंट आउट निकालेंगे, बढ़िया कलरफुल प्रिंट आउट निकाल के घर के बाहर लगाएंगे, राइट, लेकिन उस प्रिंटर को अगर आप अटैच भी कर दोगे, पावर भी ऑन हो गया, सब कुछ रेडी है, लेकिन फिर भी प्रिंट आउट नहीं आएगा जब तक आप उस प्रिंटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करोगे। और वही सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ड्राइवर। तो पहले क्या होता था, अभी भी होता है, खैर आप कोई भी हार्डवेयर डिवाइस खरीदेंगे तो उसके साथ एक सीडी या डीवीडी मिलती है, ठीक है। अब तो खैर डीवीडी सीडी का चलन बहुत कम हो गया है, लेकिन मिलती है। और आपको या तो नहीं होगी तो आपसे बोला जाएगा सर इसका ड्राइवर पहले इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि अब वेबसाइट्स पे ड्राइवर अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है? यू नीड टू इंस्टॉल द ड्राइवर। आपको सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर का ड्राइवर इंस्टॉल करना है, ठीक। तो ड्राइवर मतलब क्या? वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइस को रन करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ड्राइवर। तो कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो ओवरऑल एक्टिविटी को मैनेज करता है, दैट इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एग्री करते हैं आप कि ये सब सॉफ्टवेयर हैं? अरे एग्री कर रहे हैं ना, जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये तो एग्री करते हैं कि हार्डवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट एन हार्डवेयर, लोडर इज नॉट एन हार्डवेयर, लिंकर इज नॉट एन हार्डवेयर, कंपाइलर इज नॉट एन हार्डवेयर। ये तो एग्री करते हैं ना आप कि ये सब सॉफ्टवेयर हैं। और अगर ये सॉफ्टवेयर हैं तो किसी ने तो इनको बनाने के लिए प्रोग्रामिंग की होगी, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन अभी अभी क्या पढ़ी है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, है ना, ये सॉफ्टवेयर है। तो यदि ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, अगर हम ये बोलते हैं बॉस ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो इनको बनाने के लिए भी तो प्रोग्रामिंग की गई है ना। ऐसा तो नहीं है कि तपस्या करी किसी ने और भगवान ने कहा तथास्तु तो कंपाइलर आ गया, ठीक है, तथास्तु तो लोडर आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। बॉस ऐसा नहीं हुआ है, इनको डिजाइन करा है, इनको बनाने के लिए भी प्रोग्रामिंग की गई है। और अगर प्रोग्रामिंग की गई है तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हमने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि यदि सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करना है तो ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब इनको बनाने के लिए भी प्रोग्रामिंग की गई है और इंस्ट्रक्शन लिखी गई है। कंपाइलर ऐसे ही डिजाइन नहीं हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही डिजाइन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ये सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन इन पे भी फुलफिल होती है। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी लैंग्वेज है, वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनते थे, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज विच इज बेसिकली यूज्ड टू डिजाइन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बनने की शुरुआत हुई थी, जिसमें आज भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बन रहे हैं और भविष्य में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर बनेंगे? वो लैंग्वेज है जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं, सी। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ सी। सी क्यों, वाई सी? तो सी इसलिए मार्केट में आई थी क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करने थे। आप देखना मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज, इसके बाद, हालांकि ये तो शुरुआत की लैंग्वेज थी, राइट, लेकिन सी के बाद आया सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के बाद आया वीसी प्लस प्लस, वीसी प्लस प्लस के बाद आया वीसी प्लस प्लस डॉट नेट, ठीक है। ये टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, मतलब सी के बाद सी प्लस प्लस आया, वीसी प्लस प्लस आया, तो ये जितनी लैंग्वेजेस हैं उनकी शुरुआत सी से हुई थी, ठीक। ये लैंग्वेजेस हैं जो आज मार्केट में अवेलेबल है मोस्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि ये केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करती हैं, लेकिन इन लैंग्वेजेस को लाया गया है टू डिजाइन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आज अगर आपसे इसके बाद कोई भी पूछे कि बॉस सी क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ठीक है आप बोल सकते हैं, जो आपने बोला वो गलत, मैं उसको भी गलत नहीं बोल रहा हूं कि बेसिक लैंग्वेज है, लेकिन क्यों है वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आप बोल सकते हो कि सर मैंने सी पढ़ी है क्योंकि फ्यूचर में मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्योंकि ये लैंग्वेज जैसे आज जावा मार्केट में अवेलेबल है, जो भी जावा सीखता है वो ये थॉट से सीखता है कि मुझे आगे वेब डेवलपर बनना है या एंड्रॉयड डेवलपर बनना है। यदि कोई पाइथन सीखता है तो उसको पता है कि मुझे आगे डेटा साइंस में जाना है या मुझे एआई मशीन लर्निंग में जाना है, ठीक है। तो वैसे ही बच्चे, जैसे हर लैंग्वेज का एक मोटो है, HTML जो सीखता है उसको पता है मुझे स्टैटिक वेबसाइट डिजाइन करनी है, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी आज के बाद यही बोलना है कि यदि आप सी पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में यू वांट टू बिकम अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि ये लैंग्वेज मार्केट में आई है सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए।
अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें अपन, राइट। आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, यूनिक्स। यूनिक्स किस में बना हुआ सॉफ्टवेयर है? यूनिक्स इज कंप्लीटली डिजाइन्ड इन सी लैंग्वेज, ठीक है। मोस्टली लैंग्वेजेस के जो कंपाइलर हैं वो C++ में बने हुए हैं। जावा का कंपाइलर किस में बना हुआ है? C++ में बना हुआ है। पाइथन का कंपाइलर क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ C एंड C++, क्योंकि वो प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों टेक्नोलॉजी है। चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अगर अपन बात करें विंडोज, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मैक्सिमम कोड किस टेक्नोलॉजी में लिखा गया है? VC++.NET में। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे, अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि बॉस आज अगर आप सी को पढ़ रहे हैं तो उसका क्लियर रीजन है, सी मार्केट में आई थी क्योंकि मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। गॉट माय पॉइंट, ठीक। और आप समझना इस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस, ये तो चलो अभी मैंने बहुत शुरुआत की बात की है बच्चे, आप इसको सी बोलते हो और मैं इसको सी बोलता हूं। थॉट का डिफरेंस है, आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये सी और सी समझ रहे हो ना, समुद्र है ये, इसमें जितने गोते लगाओगे उतने मोती मिलेंगे, ठीक। तो सी इतनी बढ़िया, इतनी शानदार लैंग्वेज है। अच्छा, अब ये जो एक्चुअल रीजन समझ में आया आपको सी पढ़ने का, लेकिन अब ये जो थॉट प्रोसेस दिमाग में है लोगों के कि सी इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि मुझे आगे की टेक्नोलॉजी आसान लगे, कि सर मैं जावा के लिए गया था पर उन्होंने कहा आप सी पढ़ के आओ। बिल्कुल सही बात है। आज अगर मैं भी जावा पढ़ाता हूँ, पाइथन पढ़ाता हूँ, तो मैं सबसे पहले बच्चों से पूछता हूँ बेटा सी आती है क्या? अगर आती है तो आपके लिए आगे की टेक्नोलॉजी क्यों आसान हो जाती है? उसका रीजन ये है कि सी हाई लेवल लैंग्वेज में सबसे पहली आई हुई लैंग्वेज थी, मतलब जो हाई की कैटेगरी की ओर बढ़ रही थी, राइट। तो इसलिए जो भी लैंग्वेजेस बाद में आई उन्होंने मोस्ट ऑफ द कंटेंट सी के कॉपी करें। मतलब आज अगर सी में हम लूप पढ़ेंगे, डेटा टाइप पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, तो यही चीजें आपको C++ में मिलेगी, जावा में मिलेगी, पाइथन में मिलेगी, VB में, .NET में मिलेगी, C#.NET में मिलेगी। मतलब सब वही है। जैसा सी में 3 लूप होते हैं, जावा 4 लूप को सपोर्ट करता है। सिंटैक्सेस मोस्ट ऑफ द सेम है। पाइथन में भी लूप होते हैं सिंटैक्सेस के, लेकिन लूप तो लूप ही होते हैं ना, डेटा टाइप तो डेटा टाइप ही होता है ना। तो यदि आप ये सारी चीजें सी में पढ़ लेते हैं तो आपके लिए आने वाली टेक्नोलॉजीज में ये चीजें काफी आसान हो जाती हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हम बोलते हैं सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर योर करियर। कि आप आगे भी जाना चाह रहे हैं तो आपको फोकस किस पे करना है? सी पे। लेकिन सी मार्केट में क्यों है, मतलब डेवलपर की डिमांड क्यों है सी, उसका रीजन आपको समझ में आया? क्योंकि ये लैंग्वेज में इस तरीके के सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें डिजाइंड है? सी। अच्छा, एक चीज आप सोचिए, एंड्रॉइड सुना है आपने? एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं आप, है ना? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी अगर जितने भी वीडियो देख रहे हैं, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एंड्रॉइड क्या है? व्हाट इज एन एंड्रॉइड? बिल्कुल 90% बच्चों के दिमाग में सर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल नहीं है। एंड्रॉइड इज अ सॉफ्टवेयर स्टैक। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? यूनिक्स, लिनक्स। तो आपके मोबाइल पे कभी आप देखना अबाउट अस में, मोबाइल में होता है ना ऑप्शन, डेवलपर ऑप्शन में जाके आप देखना, आपको ऑप्शन मिलेगा कर्नल वर्जन। तो ये कर्नल क्या है एक्चुअली? कर्नल एक्चुअली लिनक्स का पार्ट है। तो आपके सिस्टम पे जो मोबाइल पे जो ओएस इंस्टॉल्ड है वो एंड्रॉइड नहीं है। आपके सिस्टम पे जो ओएस है, मोबाइल पे जो ओएस है, एक्चुअली दैट इज अ लिनक्स, और उस लिनक्स का पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड। तो आपको पता है एंड्रॉइड जब मार्केट में आया था तो एंड्रॉइड का पहला ऐप, पहला कोड किस लैंग्वेज में लिखा गया था? एंड्रॉइड, आज अगर आप एंड्रॉइड की बात कर रहे हैं तो आपको पता है एंड्रॉइड सीखने के लिए जावा आने जरूरी है, लेकिन एंड्रॉइड का सबसे पहला कोड किस में लिखा गया था? सी लैंग्वेज में, सी में। लेकिन लेटर ऑन सी से इसको शिफ्ट किया गया जावा पे। तो एंड्रॉइड की शुरुआत भी किसने की थी? सी ने। तो ये इतनी वास्ट लैंग्वेज है, इतनी शानदार लैंग्वेज है, तो आगे के डेवलपमेंट के लिए या आप कोई भी देखेंगे आप तो आपको समझ में, मतलब इसकी जितनी तारीफ मैं करूं ना बॉस उतनी कम है, ठीक। तो एज अ बिगिनर आप मान लो, एज अ डेवलपर थॉट से आप सोचो तो आप बॉस बिल्कुल सही ट्रैक पे अपन हैं। और अगर सही ट्रैक पे अपन हैं तो लाइक कर देते हैं वीडियो को, शेयर कर लेते हैं, सब्सक्राइब भी अभी तक नहीं किया, हो सकता है आप लेक्चर सुनने में बहुत बिजी हो गए, भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, तो शेयर कर दीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस, आगे के वीडियोस का अलर्ट मिलते रहें और ये वीडियोस मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिशियल पहुंच सके।
तो कर दें यार, ठीक। तो ये हमने अभी जो बात करी, ये करी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी तक हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेके था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, कंपाइलर क्या होता है, लोडर लिंकर क्या है, सी क्यों पढ़ना है, ये तो हमारे दिमाग में थॉट क्लियर हो गया है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अब यदि हम बात करें इसके अलावा, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो हमने देख लिया, तो हमें पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है C++, VC++, ठीक है, VC++, .NET। अब एक चीज समझना, जैसे सी है, अब किसी भी लैंग्वेज में अगर वी लग गया ना, तो आप ये समझना उसकी पुरानी भी कोई लैंग्वेज 90% होता है, C++ है, VC++ है, बेसिक है, विजुअल बेसिक है, फॉक्स प्रो है, विजुअल फॉक्स प्रो है, ठीक है। तो विजुअल वर्ड का मतलब अपन आगे हालांकि डिस्कस करेंगे कि दो तरीके से टेक्नोलॉजी होती है, एक जो टेक्स्ट बेस्ड होती है और एक जो ग्राफिकल बेस्ड होती है, CUI और GUI, ठीक है। तो वहां पर हमारा, चलो इसको अपन आगे बात करते हैं कि VC मतलब वी वर्ड लगने से, विजुअलाइज होने से क्या होता है, ये ग्राफिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। चलो लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट, अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अब आते हैं हम एक बार एक काम करते हैं, सी तो समझ लिया, एक बार इनको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। क्योंकि आज का लेक्चर हमारा केवल सी नहीं बच्चे, मैं आज के लेक्चर में आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि क्यों टेक्नोलॉजीज पढ़ी जाती हैं, ताकि आप सी के बाद भी फ्यूचर में अगर किसी लैंग्वेज के बारे में सोचें तो आज ही आपको क्लियर हो जाए कि बस ये टेक्नोलॉजी हमने इसलिए पढ़ी है। अब क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट के लिए डिजाइन होते हैं। मतलब ये सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट है और उस स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट के लिए इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। अब कंफ्यूजन है, अब स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट मतलब क्या। सर सपोज करो मेरा एक होटल है ना, सपोज मैंने एक नया होटल बनाया, अब मैं चाहता हूं कि उस होटल का बिलिंग सिस्टम मुझे पूरा कंप्यूटराइज करना है। अभी तक मैं मैनुअल वर्किंग करता हूं, किसी ने फूड को ऑर्डर दिया तो मैं नोट करता हूं, फूड ऑर्डर होने के बाद फिर मैं नोट करता हूं, टोटल करता हूं और फाइनली मैं उसको बिल दे रहा हूं। यह है मैनुअल वर्किंग, है ना। मोस्ट ऑफ द होटल्स में आप देखेंगे मैनुअल वर्किंग। जैसे आज भी अगर आप किसी पुराने लॉज में चले जाओ रूम के लिए, वो सब बड़ा सा रजिस्टर ओपन करेगा, फिर वहां पर सारी एंट्री करेगा, दिस इज मैनुअल वर्किंग। लेकिन अब मुझे इसी चीज को कंप्यूटराइज करना है, तो अगर मुझे इसको कंप्यूटराइज करना है तो आप समझना मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो मेरी नीड है, दुनिया की नीड नहीं है, सबके पास होटल नहीं है, ये मेरी नीड है, ठीक है। तो मैं अपने लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करूंगा, मैंने अपनी कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करूंगा जो मेरी नीड है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बच्चे जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब कैसे डिजाइन होता है। हाँ सर मुझे आगे फ्यूचर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो यदि मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो क्या मुझे सी सीखना पड़ेगा, नहीं, फिर आपकी रिक्वायरमेंट सी नहीं है। तो अगर मुझे एक एप्लीकेशन, आप पहले कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपको बोलता हूं, आप में से मोस्टली लोगों के पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, राइट, लेकिन कितने लोग टेली यूज करते हैं। टेली का नाम सुना है ना अपने, ई कॉमर्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है टेली। कितने लोग आप में से टेली को रोज यूज करते हैं, हार्डली 2 4 5, राइट। लेकिन क्या टेली के कंप्यूटर पे ना होने से क्या आपका सिस्टम पे कोई फर्क पड़ रहा है, क्या आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है। और सर चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। तो इसका मतलब है टेली जो है वो हमारी नीड नहीं है, टेली हमारे लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि हमारी नीड नहीं है इसलिए हमने उसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, राइट। लेकिन जिस बंदे की रिक्वायरमेंट है, जिसकी सुबह टेली से शुरू होती है और शाम टेली पे खत्म होती है, ये उसकी रिक्वायरमेंट का सॉफ्टवेयर है, तो ये वो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेगा ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट होती है, सबकी नहीं होती है। लेकिन अभी जो मैंने नाम लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, लोडर, लिंकर, ठीक है, ड्राइवर, बॉस, ये जिसकी अभी हम बात करके आए हैं, ये तो कंप्यूटर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर है। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है ऑपरेट, अरे तो मत इंस्टॉल कर, फिर चला लो कंप्यूटर। तो ये सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है जिनको अभी हम बात करके आए, जिसके लिए अभी हमने सी की बात करी है, राइट। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इन्हीं को हम, अगर माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं विंडोज एप्लीकेशन,
ठीक, तो डेस्कटॉप, ये बहुत छोटे छोटे से वर्ड है बच्चे जिनको ध्यान रखना है। इंडस्ट्री की लाइब्रेरी है एक्चुअली, बताऊं मैं आपको, ये इंडस्ट्री की लाइब्रेरी है। कई बार आप जब इंडस्ट्री में होंगे, आपसे आपका कलीग बोलेगा यार वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई है यार मैंने, देखना, तो आपको समझना पड़ेगा वो बोलना क्या चाह रहा है ना। वो बोल रहा है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती क्या है, राइट। वो अगर मान लो किसी ने बोला यार मेरे लिए एक छोटी सी डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना दे यार, तो आपको समझ में तो आई कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती क्या है, वो क्या बोलना चाह रहा है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। दिस इज डिजाइन फॉर सम स्पेसिफिक यूजर, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, ठीक। तो यदि अब मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझना बच्चे। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, जिनके बारे में भी हमने बात करी है, जो C++ में डिजाइन होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कंप्यूटर इंटरेक्शन करता है, आप नहीं करते हो, है ना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, लेकिन ये वो सॉफ्टवेयर है जो इंटरनल, पर्दे के पीछे वाले सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर जिनके मैंने अभी नाम लिखे थे सब पर्दे के पीछे हैं, राइट। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर किसी यूजर के लिए डिजाइन हो रहा है, जैसे अगर मान लो मैं किसी होटल के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि इस होटल पे जो पर्सन इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा वो कोई कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, उसको कोई C++, जावा, पाइथन, .NET का नॉलेज नहीं है। तो मुझे सॉफ्टवेयर एक ऐसे यूजर के लिए बनाना है जो टेक्निकल बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जब डिजाइन होते हैं, जब ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बन रहे हैं, लेकिन ये थॉट दिमाग में रख के बन रहे हैं कि बॉस इन सॉफ्टवेयर को यूजर यूज करेगा, ठीक है, और वो यूजर टेक्निकल यूजर नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो फिर यहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉस ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा इट मस्ट बी यूजर फ्रेंडली, ये यूजर फ्रेंडली बनेगा। अब एक नई चिड़िया आ गई सर, ये यूजर फ्रेंडली क्या होता है। यूजर फ्रेंडली किसी भी सॉफ्टवेयर को बोला जाता है जब आप ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिनको यूज करने के लिए यूजर को कोई बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। मतलब एक सॉफ्टवेयर अगर आपने बनाया और यूजर ने उसको बड़ी आसानी से सीख लिया। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं? ऑलमोस्ट सभी करते हैं, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बस आज की यंग जनरेशन की तो एनर्जी है ये, मतलब ये तो एनर्जी है सर। सुबह से उठ के एक एनर्जी चाहिए फेसबुक, एक एनर्जी चाहिए, एनर्जी ड्रिंक चाहिए इंस्टा, राइट। तो आप सब इनको यूज करते हैं। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है, आप में से कितने लोगों ने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, लिंक्डइन को सीखने के लिए क्लास ज्वाइन करी थी कि सर कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, कोर्स ज्वाइन किया है 2 महीने का फेसबुक सीखने के लिए। कोई नहीं करता है। तो अब आप सोचो, आपने इतने सारे सॉफ्टवेयर बिना किसी की हेल्प के सीख लिए। तो क्वेश्चन आता, वाह सर क्या मैं ब्रिलियंट हूं? या आप ब्रिलियंट नहीं हो, ये वो डेवलपर ब्रिलियंट है जिसने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसको सीखने के लिए आपको किसी की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ी। बिना किसी की हेल्प के आपने सॉफ्टवेयर को आसानी से सीख लिया। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या कहलाता है? यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। तो जब भी कोई थर्ड पार्टी यूजर मतलब एंड यूजर, थर्ड पार्टी भी नहीं, एंड यूजर, फिर एक नया वर्ड आ गया एंड यूजर। चलो इसके बारे में आगे बताता हूं मैं। एंड यूजर क्या होता है, यही मैं आपसे बोल रहा हूं। ये छोटे छोटे वर्ड जो है ना, इनकी लाइब्रेरी बनेगी अपने पूरी सी में, कम से कम 200-250 ऐसे छोटे छोटे वर्ड पे हम बात करेंगे। एंड यूजर क्या होता है, ठीक है, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है। अब ये छोटे छोटे तो अभी डिस्कस कर लिए अपन ने, ओके। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर एंड यूजर के लिए बनता है, एंड यूजर मतलब जो फाइनल यूजर है, जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है, तो हमेशा सॉफ्टवेयर कैसा बनता है? यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब मैंने आपको क्या बताया? ऐसे सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी डेवलपर, एक अच्छा डेवलपर कब होता है? आज एक फेसबुक, इंस्टा, गूगल, ये सब इतने चैट जीपीटी जो भी आ गया, ये इतना यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है कि जिनको यूज करने के लिए आपको किसी की हेल्प नहीं लेना पड़ेगी। लेकिन आप बहुत से ऐसे टिपिकल सॉफ्टवेयर भी देखोगे जिनको सीखने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो यदि आप आज से ये सोच रहे हैं कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और आप ऐसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने की बात कर रहे हो जिसका डायरेक्टली इंटरेक्शन यूजर से होने वाला है, तो यहां पर बच्चे आपको 2 चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। यहां पर आपको सॉफ्टवेयर में 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। और यह समझ लेना, यही वेब एप्लीकेशन पर भी एप्लीकेबल है, यही डिवाइस एप्लीकेशन पर भी एप्लीकेबल है। इसलिए यही इसको अच्छे से समझ लो। सी क्यों पढ़ना है ये हम बात करके आ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, आज का लेक्चर केवल आपको सी के लिए नहीं है।
राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो यहां पर आपको दो अलग अलग चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, दो टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला फ्रंट एंड, सबसे पहले फ्रंट एंड, और दूसरा बैक एंड। आपको फोकस करना पड़ेगा फ्रंट एंड और बैक एंड पे। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसमें पहला फोकस होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। अब क्वेश्चन आता है फ्रंट एंड क्या होता है सर, व्हाट इज दिस फ्रंट एंड? फ्रंट एंड हम किसी भी टेक्नोलॉजी को कब बोलेंगे, राइट? फ्रंट एंड मतलब ऐसे आप ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर का वो पार्ट डिजाइन कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना? फ्रंट एंड मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि यार इस सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड डिजाइन कर देना, तो फ्रंट एंड डिजाइन करने का मतलब यह है आपको यह बोला जा रहा है कि आप सॉफ्टवेयर का वो पार्ट डिजाइन करना जिसका डायरेक्टली इंटरेक्शन यूजर से होने वाला है। और यही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है कि अगर मैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड डिजाइन करना चाह रहा हूं तो मुझे यह सोचना पड़ेगा कि वो कौन सी लैंग्वेज अवेलेबल है मार्केट में जिसको यूज करके हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फ्रंट एंड में जाना है तो यहां पर आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है VB.NET, ठीक है? और ये काम आप जावा में भी कर सकते हैं, ठीक, या C# भी अवेलेबल है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है ना, D2K, एक टेक्नोलॉजी का नाम है D2K, डेवलपर 2000, इसका फुल फॉर्म है D2K। तो जब भी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है, किसी यूजर स्पेसिफिक के लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, और वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्यों कहलाती है? कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बनता है ना, थोड़ा सा भी इससे पहले एक चीज और सुन लो, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप एप्लीकेशन जब किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बनती है तो उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि 90% एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए अगर ही एक यूजर की बात करें तो आपको इसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसे तो मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? यदि आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हो और वो यूजर स्पेसिफिक बना रहे हो तो आपको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद इसकी जो भी फाइनल आउटपुट फाइल होगी उसको क्लाइंट की मशीन पे, यूजर की मशीन पे इंस्टॉल करना है, तब यूजर इसको यूज कर पाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पे इंस्टॉलेशन के बाद चलते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं। इसीलिए सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इनको यूज करने के लिए मुझे इनको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ता है। आई नीड टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर इन माई मशीन। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसे तो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग गूगल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं? कंप्यूटर पे गूगल ले लो या कोई भी XYZ वेबसाइट ले लो, आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट, क्या इनको आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया है? नहीं, आपने ब्राउजर इंस्टॉल किया है। तो यदि आपके कंप्यूटर पे वेबसाइट्स बिना इंस्टॉलेशन के चल रही हैं, इसका मतलब है बेटा कि ये इस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर नहीं है। वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आते हैं। इसमें कौन आते हैं? इसमें आता है आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेन ब्रश, नोटपैड, कैलकुलेटर। हाँ ठीक है, अब इनके तो वेब वर्जन भी है, लेकिन हम जो यूज कर रहे हैं MS ऑफिस, ठीक। या मान लो अगर मैंने अभी आपको बोला मैंने अपने होटल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका बिलिंग सिस्टम, तो वो मैं इंस्टॉल करूंगा ना, तभी तो वो मेरे सिस्टम पे चलेगा। तो ये कहलाते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यदि आपको इसके यूजर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर पर खुद जाना है, यदि आपको लगता है कि आपको इसका यूजर फ्रेंडली पार्ट डिजाइन करना है, तो आपको किस पे फोकस करना है? फ्रंट एंड पे। और फ्रंट एंड बच्चे आपका जितना पावरफुल होगा, लुक एंड फील, फ्रंट एंड का मतलब होता है लुक एंड फील। आपको सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर के लुक एंड फील पे जाना है कि वो जितना अच्छा दिखेगा तभी यूजर उसको लाइक करेगा, क्योंकि ये यूजर से इंटरेक्शन करने वाला सॉफ्टवेयर है। बहुत सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए लुक एंड फील कोई मायने नहीं रखता है। कंपाइलर बहुत अच्छा दिखता है, अरे दिखता है तो क्या करूं, वो तो सिस्टम में इंटरनल है ना। लोडर इज अ ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर, अरे ब्यूटीफुल है लेकिन मेरे किस काम का, क्योंकि वो यूजर इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन ये वो सॉफ्टवेयर है जिससे आपका यूजर डायरेक्टली इंटरेक्शन करने वाला है। और अगर इन सॉफ्टवेयर से यूजर इंटरेक्शन कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका लुक एंड फील जो है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। और यदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर फ्रेंडली बनाना है तो आपको इन टेक्नोलॉजीज पे अपनी फोकस करना पड़ेगा। इनमें से कोई एक सीख लो, दो सीख लो, सारी सीखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है? तो आज अगर कोई पर्सन VB सीखता है, जावा जो मैंने लिखी है ना, जावा बहुत सारे काम करती है, उसमें से एक ये है, मतलब यू कैन यूज जावा फॉर डिजाइनिंग अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मतलब जो PDF के लिए आप एक्रोबेट रीडर यूज करते हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है।
इट डिजाइंड इन जावा। आपका VLC मीडिया प्लेयर जावा में डिजाइंड है, राइट। तो आप इन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, इन लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं, किस लिए? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए। तो यदि आपको लगता है कि आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड डिजाइन करना है, सो दिस आर द सुटेबल टेक्नोलॉजीज, VB.NET, जावा, D2K। आप इनमें से किसी भी एक या दो टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। जो मार्केट में मोस्ट लाइकिंग लैंग्वेज है स्पेसिफिकली फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो है VB और VB.NET। मतलब सबसे ज्यादा यूजर अगर किसी लैंग्वेज को यूज करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, तो वो ये है VB या VB.NET, बट आप बाकी को भी यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब इन लैंग्वेजेस के साथ क्या प्रॉब्लम है, मतलब इशू क्या है? ये आपको डिजाइनिंग तो परफेक्ट फैसिलिटी दे देंगे, राइट। डिजाइनिंग मतलब आप समझ रहे हो कि मान लो अगर मैं इनको यूज करता हूं, मान लो मैं VB को यूज करता हूं या मैं VB.NET को यूज कर सकता हूं, तो मैं डिजाइनिंग कर सकता हूं, मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूं। डिजाइनिंग मतलब मान लो मैंने एक फॉर्म बनाया, ये लॉगिन फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो यहां पर मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। फिर मैंने एक एड्रेस के लिए बॉक्स ले लिया, पासवर्ड के लिए बॉक्स ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर चेक बॉक्स लगा दिए, यहाँ पर मैंने रेडियो बटन बना लिए, ओके का बटन ले लिया, कैंसिल का बटन ले लिया। ये फॉर्म डिजाइनिंग, नेम ले लिया, एड्रेस ले लिया आपने, ठीक है, फोन नंबर आपने ले लिया, जेंडर ले लिया, क्वालिफिकेशन ले ली। मतलब इस फॉर्म को ऊपर नाम दे दिया रजिस्ट्रेशन, यहाँ बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन का फोटो लगा दिया। ये पूरा डिजाइनिंग का जो काम है, ठीक है, ये पूरा जो डिजाइनिंग का काम है फॉर एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, ये मैं इन टेक्नोलॉजीज में कर सकता हूं। प्रोग्रामिंग कर सकता हूं, ठीक है, अगर मुझे क्लिक करने पर कोई कोड लिखना है दैट आई कैन डू। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें जो डेटा एंटर करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसमें डेटा एंटर किया विवेक, ठीक है, मैंने एड्रेस दे दिया, मैंने फोन नंबर दे दिया, मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये मैंने ओके किया। अब आपने सोचा कि जब ये सारा डेटा एंटर करने के बाद आप ओके के बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपका पूरा डेटा जाके कहीं स्टोर होना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप उस डेटा को रिफर कर सकें। तो ये काम अब मैं इन टेक्नोलॉजीज में नहीं कर सकता, ये काम मैं इन लैंग्वेजेस में अब नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज दिस लैंग्वेजेस डोंट हैव अ डेटा स्टोरेज फैसिलिटी। इनके पास डेटा स्टोरेज फैसिलिटी, अच्छा ये काम मैं पाइथन में भी कर सकता हूं, पाइथन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर दिस। मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन मोटो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड डिजाइन करना है। तो यदि आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, तो ये काम आप इस लैंग्वेजेस को यूज करके कर सकते हैं, बट दिस लैंग्वेज डोंट हैव अ डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। इनके पास डेटा स्टोरेज के लिए ऑप्शन नहीं है, ठीक है, फाइल है, बट फाइल इज नॉट अ सुटेबल टेक्नोलॉजी फॉर डेटा स्टोरेज। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि एक सॉफ्टवेयर का डेटा फाइल में स्टोर हो रहा है। तो डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी इन लैंग्वेजेस के पास नहीं है, और अगर इन लैंग्वेजेस के पास डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, तो फिर ये डिजाइनिंग करके क्या कर लूंगा मैं? सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन डेटा स्टोर ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो सॉफ्टवेयर मेरे कोई काम का नहीं है। होटल का मैंने सॉफ्टवेयर बनवाया, लुक एंड फील शानदार, मतलब पर्सन ने ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दिया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, होटल का फोटो, मेरा फोटो, एड्रेस, सिटी, ओ हो, मतलब क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन। लेकिन वो क्लाइंट 3 दिन होटल मेरे को उसने डेली ऑर्डर किया, है ना, सुबह खाना मंगा रहा है, दाल फ्राई मंगा रहा है, चावल मंगा रहा है, रोटी मंगा रहा है, ये मंगा रहा है, ऑर्डर कर रहा है। मैं भी सॉफ्टवेयर में एंट्री करते जा रहा हूँ कि जब चेकआउट करेगा तब बिल दे दूंगा। यही होता है ना जनरली होटल में, ठीक है। आपने सारी एंट्री करी, आपके हिसाब से मान लो बिल बन रहा है 20,000, लेकिन जब फाइनली चेकआउट हुआ, ओके, बिल आया 0। क्यों? क्योंकि जितना डेटा आप पिछले 3 दिन से इसमें एंटर कर रहे थे वो डेटा स्टोर ही नहीं हो रहा है। तो क्या करोगे? ऐसे सॉफ्टवेयर का होटल बंद करवा देगा ना ये। तो प्रॉब्लम क्या है, समझ में आ रही बात? प्रॉब्लम ये है कि सॉफ्टवेयर में डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर अब क्या करेंगे? तो फिर इस सॉफ्टवेयर के साथ मुझे पीछे एक ऐसा सॉफ्टवेयर अटैच करना पड़ेगा जो डेटा स्टोरेज का काम करे। और डेटा स्टोरेज के लिए जब हम एक फ्रंट एंड के साथ डेटा स्टोरेज के लिए बैकएंड में जिन सॉफ्टवेयर को, टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, उनको जाना जाता है डेटाबेस के नाम से। डेटाबेस सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा कई लोगों ने, RDBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो डेटाबेस मतलब वो सॉफ्टवेयर जो किसी भी फ्रंट एंड के लिए डेटा स्टोरेज करने के लिए बैकएंड में अटैच होते हैं पीछे, ठीक। तो ये कहलाते हैं डेटाबेसेस, राइट। अब क्वेश्चन है सर ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में डेटाबेस का काम करते हैं? तो आपने नाम सुने होंगे, मैं कुछ के नाम लिख देता हूं यहां पे, ठीक। लाइक आपने सुना होगा
MS Access, it is one of the software, Oracle, DB2, ठीक है, SQL सर्वर, अरे बहुत सारे हैं, मैं तो MongoDB, ये सब वो सॉफ्टवेयर हैं जो, ठीक है, MS Access, Oracle, DB2, SQL सर्वर, MongoDB, ये सारे सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहे हैं, बैकएंड में डेटा स्टोरेज के लिए यूज में आते हैं। मतलब कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब बनता है तो इट इज ऑलवेज बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब लुक एंड फील पे काम करना है, बैक एंड मतलब डेटा स्टोरेज पे काम करना है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है फ्रंट एंड और बैक एंड का, और हर फ्रंट एंड अपने साथ एक बैक एंड को लेके चलता है। जैसे VB और VB.NET ये किसके प्रोडक्ट हैं? दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो ये अपने साथ बैकएंड लेके आए हैं MS Access। D2K ये किसका प्रोडक्ट है? Oracle कॉर्पोरेशन का, तो ये अपने साथ बैकएंड लेके आया है Oracle। माइक्रोसॉफ्ट ने, अब तो और भी कहीं गई, ये तो शुरुआत थी, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने SQL सर्वर दिया है सर्वर फॉर्म में डेटा स्टोरेज के लिए। DB2 IBM का प्रोडक्ट है। MongoDB नॉन SQL डेटाबेस है, राइट। ये सब आगे का डिस्कशन है अपना, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि यदि आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको फोकस इन दोनों पे करना पड़ेगा। आपको फ्रंट एंड पे काम करना है क्योंकि आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना चाह रहे हैं, और आपको बैक एंड पे काम करना है क्योंकि आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के बाद उसके डेटा स्टोरेज पे काम करेंगे। अब आप समझना, करियर ऑप्शन दोनों में है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाए, और यहां पर यह भी कर सकते हैं कि आप केवल डेटा स्टोरेज पे काम करें। आपको नहीं आता है फ्रंट एंड डिजाइनिंग, तो आप हर कंपनी में टॉप मोस्ट MNC में एक पोस्ट होती है DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये वो बंदे होते हैं जो डेटाबेस पे अपना फोकस करते हैं। समझ में आई बात? तो यदि आपको लगता है कि आपको, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है, अगर आपको इसके आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे किसी भी लाइन में जाना है तो आपको सबसे पहले C के पड़ाव को पार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद के जितनी टेक्नोलॉजीज में लिख रहा हूं इनको अगर आप C के बाद सीखते हैं, वैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में करियर डेवलप करना है तो हमारा मेजर फोकस होगा C, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हम शुरू कर रहे हैं अभी। लेकिन मैंने आपको, अभी तो और भी बचे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये ऑप्शन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि फ्यूचर भी मेरे लिए ऑप्शन खुले। अगर आपको लगता है C के बाद, ये नहीं सर C में मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइन में नहीं जाना है, पर मैंने C अच्छे से सीख ली है, तो अब आप आगे के फ्यूचर में के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन डोंट ट्राई टू लर्न दिस लैंग्वेज डायरेक्टली, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो C आपको इन टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए भले ही ना आई हो, लेकिन चूंकि इनने C को फॉलो किया है तो आपको इन टेक्नोलॉजीज पे आने के पहले C को तो सीखना ही पड़ेगा। लेकिन कोई भी लैंग्वेज मार्केट में क्यों आती है? कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बट आपने VB.NET क्यों नहीं सीखी डायरेक्टली, C क्यों सीखा? तो अब आपको कम से कम आंसर है ना बताने के लिए। आपने डायरेक्टली जावा क्यों नहीं पढ़ा? तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर जावा इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि C, क्योंकि दोनों का काम ही अलग अलग है। आज VB.NET एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, आपका आंसर ये हो सकता है सर मैंने C इसलिए सीखी थी क्योंकि मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता था। VB पढ़ने वाला बोलेगा मुझे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फ्रंट एंड डेवलपर बनना है। गॉट माय पॉइंट? तो अभी आज फर्स्ट वीडियो में हमने अभी कवर करे 2 सॉफ्टवेयर, है ना। एक मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की और एक मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की। लेकिन अभी हमारे आगे के कॉन्सेप्ट बचे हैं बच्चे, ठीक। मतलब अभी हम मोस्टली, मैं आपको देखो, मेरा हमेशा कहना ये है, हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ YC पे, है ना। हमने केवल बात की YC के बारे में, लेकिन उसके अलावा हमने कुछ सॉफ्टवेयर के टाइप्स पे भी डिस्कस किए हैं अभी। लेकिन अगले लेक्चर में मैं आपको पहले वेब एप्लीकेशन, डिवाइस एप्लीकेशन, AI IoT एप्लीकेशन, ये क्या होते हैं ये भी समझ लें अपन। एज अ बिगिनर हम ये भी समझ लें कि कल को अगर मुझे वेब डेवलपर बनना है तो क्या करना है, AI एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो क्या करना है। तो आज के लेक्चर में हमने बात की सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। देन हमारा अगला वीडियो जो होगा, जो अगला लेक्चर होगा, वो हम बात करेंगे वेब एप्लीकेशन, डिवाइस एप्लीकेशन और AI IoT एप्लीकेशन के बारे में। तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर। आपको पसंद आया, और अगर बहुत पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और ये वीडियोस मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, राइट। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मुझे मिलना चाहिए आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू।